हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे अकाउंट्स का समय आ चुका है। दूसरी वीडियो डे नंबर 5 ऑफ अकाउंट्स की जो आप रिसीव कर रहे हैं शाम में। इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर नंबर तो पता नहीं पर खैर चैप्टर कैश बुक चालू कर रहे हैं, खत्म भी करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए, कैश बुक आई कहां से पिक्चर में? ठीक है, लेजर किया हमने, जर्नल किया, कैश बुक क्या है? तो सब्सिडरीज या स्पेशल बुक्स होती हैं, पता है बिजनेस में कुछ सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो एक ही कैटेगरी की होती है उसको क्लब करके उसकी एक अलग बुक बना दी गई है। उनमें से ही एक है हमारी कैश बुक। कैश बुक बल्कि और कुछ नहीं, कैश अकाउंट ही है। जो हमने लेजर में अकाउंट्स बनाने सीखे थे ना, वैसे ही है। उसको ज्यादा देखते हैं। दो टाइप की कैश बुक होती है, सिंपल कॉलम और सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। इसके अलावा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी बुक्स और होती हैं जो हम अगले चैप्टर में सब्सिडरी बुक जो हमारा चैप्टर है उसमें देखेंगे। फिलहाल ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के ऊपर बेस्ड है। तो कैश बुक में क्या क्या होता है? सबसे पहले ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं। रिसिप्ट्स एट डेबिट साइड एंड पेमेंट्स एट क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब लेफ्ट, क्रेडिट मतलब राइट। तो सारी रिसिप्ट इस साइड लिखी जाएंगी, सारी पेमेंट इस साइड लिखी जाएगी। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही होते हैं, एक जैसे से ही होते हैं, कोई इनमें अंतर ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो कैश बुक हमारा जर्नल का पार्ट है और कैश अकाउंट हमारा लेजर का पार्ट है, क्योंकि लेजर में हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं। तो क्योंकि ये एक ही है, दोनों का बस नाम दो अलग अलग है, इसलिए ये जर्नल और लेजर दोनों के ही फंक्शंस भी देखता है। सबसे पहले हम लोग सिंगल या सिंपल कैश बुक देख रहे हैं, सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक। तो सबसे पहला इसका फॉर्मेट देखते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम आता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर VN लिखा हुआ है। ये वीडियो में हो सकता है बहुत छोटा दिख रहा हो स्क्रीन पे। फिर है लेजर फोलियो LF, देन अमाउंट। डेबिट साइड खत्म हुई, क्रेडिट साइड चालू हुई। मैंने इधर भी बनाया, इधर भी बनाया। जब भी डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करना हो ना, मतलब अकाउंट की एकदम बीच वाली लाइन जो मिडिल वाली लाइन, उसको डबल कर दिया करो ताकि दोनों साइड अलग अलग दिखें। क्या रहता है ना कि अगर ये एक ही साइड होती है तो पता नहीं चलता डेबिट साइड कब खत्म हो रही है, कहां से चालू हो रही है। इसलिए बीच वाली लाइन को डबल कर दिया करो या थोड़ी थिक बनाया करो, मोटी बनाया करो, ताकि डेबिट और क्रेडिट अच्छा दोनों अलग अलग दिखे। एग्जाम में भी अगर आप ऐसा करके आओगे, विजुअली बहुत ज्यादा आसानी होगी एग्जामिनर को एक पेपर चेक करते वक्त। डेबिट की साइड और क्रेडिट की साइड अलग अलग दिखेगी तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें मैं 12th तुम्हारे तो स्कूल में ही चेक होनी है, बट फिर भी अभी से ही आदत डालेंगे। फिर हमारा क्रेडिट साइड में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अगेन वाउचर नंबर और लेजर फोलियो वाले कॉलम्स खाली छोड़े जाएंगे, बाकी सारे कॉलम्स में हम काम करेंगे। इसको समझने के लिए हम उठाते हैं अपनी ही बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 3। कहां गया, ढूंढो। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मेरे सामने है। मैं बोल तो रहा हूं, सामने मेरा पेज ही नहीं खुला अभी। मिल गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे सामने, एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं, फिर देखेंगे कि वो यहाँ पे किस साइड पे कौन सी चीज कहां रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले अप्रैल 1, कैश इन हैंड 50,000 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था जब ओपनिंग एंट्री होती है तो क्या होता है, जब ओपनिंग एंट्री होती है, बात हो रही है अप्रैल 1 की, तो मतलब पिछला साल खत्म हुआ होगा तभी अप्रैल 1 की एंट्री है। पिछला साल खत्म हुआ, नया साल चालू हुआ, तो मतलब ये ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री में हम दूसरे अकाउंट का नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। और क्योंकि कैश एक एसेट अकाउंट है और इसके डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए ये टू साइड लिखा जाएगा। तो डेट 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेजर फोलियो वाउचर नंबर का कॉलम खाली, अमाउंट में कितना लिखना है, 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश परचेज ऑफ 10,000 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच। तो कैश परचेज हुई है, तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश मतलब कैश हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी बाय करके, बाय परचेजेज अकाउंट दिस मच, बाय इनपुट SGST अकाउंट दिस मच, बाय इनपुट CGST अकाउंट दिस मच। तो जो भी अमाउंट है, अमाउंट क्या है, 10,600 और डेट आएगी 5th of April।
लेजर पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग दोनों मैंने आपको सिखाई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश सेल्स ऑफ 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। कैश सेल्स मतलब कैश आया होगा तो कैश डेबिट हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा तो इस साइड लिखा जाएगा टू सेल्स दिस मच अमाउंट, टू सीजीएसटी दिस मच अमाउंट, टू एसजीएसटी दिस मच अमाउंट, और डेट आएगी April 8। Then I purchase of furniture for 5,000 plus CGST SGST at the rate 6% each। तो अब परचेज हुआ है फर्नीचर तो कैश फिर से आया, डेबिट हुआ तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अब परचेज अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, तो अब हम लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। एक मिनट, परचेज हुआ है तो कैश आया कैसे है, मैं गलत बोल रहा हूं, तुम भी उसके साथ साथ तुम्हें सुनने जा रहे हो। परचेज हुआ है तो कैश गया है, कैश गया तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फालतू में मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, चलो छोड़ो। अब देखो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट, जो भी अमाउंट है कितना है 5,000, बाय इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया इस पे 6% ईच के हिसाब से 300, बाय इनपुट एसडीएसटी 300, और डेट क्या है हमारी 15 अप्रैल। देन 25 अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन 1,000 प्लस सीजीएसटी एसडीएसटी एट द रेट 6% ईच। रिसीव्ड कमीशन तो पैसा आया तो डेबिट होगा तो इधर लिखा जाएगा, डेट है 25 अप्रैल, लिखा जाएगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 1,000, टू इनपुट आईजीएसटी 60, टू इनपुट एसडीएसटी सॉरी आउटपुट एसडीएसटी 660। इस वाली साइड पे आउटपुट, इस वाली साइड पे इनपुट, क्योंकि सेल्स के टाइम पे आउटपुट होता है, परचेज के टाइम पे इनपुट होता है, फर्नीचर की परचेज हो तो भी इनपुट होएगा, और कमीशन रिसीव किया है तो मतलब पैसा आया है तो मतलब आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा जाएगा। इसके साथ लास्ट ट्रांजेक्शन आती है पेड रेंट ₹6,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। पेड रेंट मतलब पैसा गया तो मतलब क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, बाय रेंट अकाउंट 6,000, बाय इनपुट जीएसटी इनपुट सीजीएसटी 360, बाय इनपुट एसजीएसटी 360। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज एंट्री सारी पोस्ट हो गई, अब आप करेंगे अकाउंट को बैलेंस। अकाउंट को बैलेंस करने का मैंने आपको तरीका बताया कि दोनों साइड को प्लस करो, जिसका टोटल ज्यादा आ रहा होगा वो ऐसे करके लिखना है, मतलब डबल लाइन में उसकी हाईएस्ट अमाउंट डबल लाइन में लिखनी है, और जिस साइड का टोटल कम है उस साइड पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन करके डिफरेंस वाली अमाउंट लिखनी है। बाय मैंने इसलिए इतना पक्का होके बोला क्योंकि कैश बुक में कभी भी नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। बाय जब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, असली बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड वाला माना जाता है। तो जब क्रेडिट साइड का कैरीड फॉरवर्ड दोनों डबल लाइन के नीचे उतरेगा तो वो डेबिट साइड का ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फाइनल बैलेंस जो अकाउंट का निकल के आएगा वो आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इस साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका डिफरेंस वाली अमाउंट है। इसके साथ हमने क्या सीखा, अकाउंट को बैलेंस करना। खैर आपको पहले भी पता था, होशियार बच्चे हो। सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म हुई, डबल कॉलम कैश बुक पे आते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं। फिर वही मैंने लाइन बनाई है और डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग किया है। डेबिट मैंने लिखा नहीं, डेबिट क्रेडिट को मैंने अलग अलग किया है। डेट पर्टिकुलर्स, अब वाउचर नंबर का कॉलम नहीं है, लेजर फोलियो कैश है और बैंक कॉलम है। फिर अगेन डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शंस भी इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगी। बैंक में पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, कैश में पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा वो भी रिकॉर्ड होगा। वैसे तो तीसरे कॉलम भी होता है जिसमें डिस्काउंट का कॉलम हम बनाते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम आप उसकी बात करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्लियर करो। कुछ बातें जानने की हैं कि जब चेक रिसीव हुआ है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, फर्म ने, हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं उसने चेक लिया तो है, उसे चेक मिला तो है, बट उसने अभी चेक डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, तो हम क्या करेंगे, उस चेक को डिपॉजिट करेंगे बैंक में। कब करेंगे, एट अ फ्यूचर डेट करेंगे। तो फिर जब चेक रिसीव हुआ तो नॉर्मली हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर जिसने पैसा दिया। लेकिन अब हम बैंक अकाउंट को डेबिट ना करते हुए हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा चेक इन हैंड अकाउंट।
चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहां पे लिखा जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर जो भी होगा, और उस पे पहली एंट्री होगी। उसके बाद जब हम चेक बैंक में डाल देंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू अब चेक इन हैंड अकाउंट। समझो फिर से, मेरे को चेक मिला, मेरे को तुमने चेक दिया, मैं बिजनेस हूं, मैं अपनी कैश बुक बना रहा हूं, मेरे को तुमने चेक दिया 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी को तुमने मेरे को चेक दिया और मैंने वो अभी बैंक में नहीं डाला, मेरी जेब में ही है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा अपनी बुक्स में? मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, अपना नाम लिख लेना। बहुत सारे लोग देख रहे हो तो मैं सबका नाम तो नहीं जानता, नहीं मेरे को सबके बारे में पता, तो अपना नाम लिख लेना। तो मैं आपको मान लेता हूं मिस्टर, चलो भार्गव मान लेते हैं, चलो ठीक है, या बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ड सा हो जाएगा। तो टू डेटर, मैं आपको डेटर का नाम दे रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर 5 जनवरी को आपने मेरे को चेक दिया, लेकिन मैं वो चेक लेके बैंक में गया 20 जनवरी को। सर इतना लेट? हाँ भाई क्या करूं, बिजी बहुत हूं ना, आपके लिए शूटिंग कर रहा हूं इसलिए। 20 जनवरी को मैं आप चेक लेके गया बैंक में और मैंने बैंक में जमा कराया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अब मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब आपका काम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने तो चेक दे दिया, अब आपका काम खत्म। तो अब मैं चेक इन हैंड अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब हम बैंक में से पैसे निकाल के या तो कैश में अपने बिजनेस में लाते हैं, बिजनेस के ही बैंक में से पैसा निकाला, बिजनेस के ही कैश में लेके आए, या फिर बिजनेस का ही कैश उठा के बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्योंकि वो एंट्री इधर तो चलो तुम्हें एक बार को समझ में आती थी कि कैश अकाउंट में कैसे लिखोगे, बैंक अकाउंट में कैसे लिखोगे, लेकिन जब कैश और बैंक का एक ही बुक के अंदर कॉलम्स बन रहे हैं तो कैसे करोगे, उसका स्पेशल केस होता है। उसमें एंट्री लिखी जाती है जिससे निकल रही है, मान लो कैश बैंक में जमा हो रहा है तो कैश बैलेंस कम हो रहा है तो ये होगा क्रेडिट, मतलब टू कैश, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। उस केस में अगर आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है तो आप कैसे लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक हो रहा है डेबिट, बैंक हो रहा है डेबिट, तो यहां एंट्री लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? टू कैश अकाउंट। बैंक में बैंक बढ़ रहा है कितने से? मान लो 1000 से। और दूसरा एंट्री क्या होगी? कैश में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश कम हो रहा है इसलिए कैश के अंदर हम 1000 रुपए लिख देंगे। लेजर फोलियो, वैसे तो मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन में खाली ही रहेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो लेजर फोलियो वाले कॉलम में आप सी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सी लिख दोगे। तो ऐसे ये पोस्टिंग होती है कॉन्ट्रा एंट्री की। टू कैश अकाउंट करके बैंक में लिखा जाएगा और बाय बैंक अकाउंट करके कैश में लिखा जाएगा। जब हम कैश निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं, अगर हम बैंक में से पैसा निकाल के कैश में लेके आ रहे हैं तो इसका उल्टा, यहाँ ये एंट्री पहुंच जाएगी पूरी उठ के उधर और वो एंट्री पहुंच जाएगी पूरी उठ के इधर। समझ गए? चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेक एंडोर्स्ड। चेक एंडोर्स्ड, हमको किसी ने चेक दिया और वो चेक हमने आगे किसी और बंदे को चिपका दिया। मेरे को इस बंदे ने पैसे दिए और मेरे को उस बंदे को पैसे देने हैं, इससे लेने हैं, इसको देने हैं। तो मेरे को क्या मिला? उस बंदे ने मेरे को चेक दिया, वो चेक उठा के मैंने इस बंदे को दे दिया। तो देखा जाए तो मेरे बिजनेस में ना तो पैसे आए और ना ही पैसे गए, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट हुई वो मेरे को किसी और ने दी और मैंने किसी और को ही आगे चिपका दी। उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग, जिससे पैसे लेना होता है वो कौन होता है? डेटर, और जिसे पैसे देना होता है वो कौन होता है? डेटर, क्रेडिटर। उस केस में हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिससे को पैसे दिए वो डेबिट और जिससे पैसे मिले वो क्रेडिट। फिर अभी तो ये चेक है, अगला चैप्टर जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन कह रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। और अभी ये बैंक चेक आया है तो बैंक अकाउंट है जो कि इधर से उधर जा रहा है, तब बिल्स रिसीवेबल इधर से उधर जाएगा, अभी चेक इधर से उधर जा रहा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट, अगर आपके पास कोई एंट्री आती है डिस्काउंट की
तो आप इसको यहां कहीं तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है कैश बुक बनाओ, कैश बुक में एक एंट्री है डिस्काउंट की, डिस्काउंट यहां कहीं दिखा नहीं सकते, तो क्या करोगे आप नीचे क्वेश्चन खत्म होने के बाद जब आपकी ये बुक बन जाए, क्वेश्चन में तो सिर्फ बुक बनाने को बोली थी, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन के बाद नीचे NOTE नोट लिखोगे और एक जर्नल एंट्री पास करोगे उस डिस्काउंट की, जर्नल एंट्री पास करोगे उस डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करना है मुझसे मत पूछना, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था डिस्काउंट जब आ रहा हो तो कैसे एंट्री पास करनी है। विद दैट हम लोग आते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, जो कि डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी सारी एंट्रीज मैं यहाँ पे पोस्ट करके दिखा दूं और फिर उसके साथ हम इस स्लाइड का काम करेंगे खत्म। सबसे पहले है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री है, क्योंकि ये महीने की स्टार्टिंग में है, तो ओपनिंग एंट्री हुई September 1st। मैंने तो बताया था April 1st है, लेकिन हर किसी भी महीने की स्टार्टिंग विल बी ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री हुई कैश इन हैंड, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में लिखेंगे कितना है 7,500, और यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है 2 भी जोड़ना, मैंने 2 नहीं लिखा, 2 बैलेंस, मैं ही गलती करूंगा तो तुम लोग तो क्या ही करोगे फिर, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने बोला था कि बिजनेस स्टडीज में हमने बेसिकली इसे बहुत बार डिस्कस किया था। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है बैंक का बेसिकली लोन, ऐसे समझो कि बैंक का लोन है, बैंक का लोन है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब हमारे पैसे नहीं है बैंक में, उल्टा बैंक के पैसे हैं हमारे पास। तो डेबिट में, वैसे तो डेबिट में एंट्री होती है क्योंकि बैंक एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन क्योंकि अब हमारा ही उल्टा बैंक को वापस करना है, तो अब हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपीज है भैया जी 35,000। September 1 तो मैं 1.9 लिख रहा हूं, 1.9। सेकंड ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस, वेजेस पे करे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ होगा, तो उसी के साथ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे September 2 बाय वेजेस अकाउंट कितना है जी 2,000। फिर आता है कैश सेल्स ऑफ 70,000 प्लस CGST IGST 6% ईच। सेल्स हुई है तो पैसा आया होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। डेबिट में कितनी तारीख को लिखेंगे 5.9 को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना 70,000 पैसा आया ना कैश सेल्स, और टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, कितना अमाउंट 4,200। डेट 5.9, तीनों में 5.9 ही लिखी जाएगी। फिर नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री आ गया भैया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बड़ा होगा, तो पहले तो बैंक बैलेंस की एंट्री कर लेते हैं 10 तारीख को, तो 10/9 टू कैश अकाउंट बैंक में पैसा आया, कितना पैसा जमा किया 40,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। कॉन्ट्रा एंट्री C लिखना या मत भूलना। उसके बाद ये एंट्री यहां भी पास होगी, 10.9 को बाय बैंक अकाउंट एंट्री पास होगी और 40,000 कैश में लिखा जाएगा। फिर है गुड्स परचेज फॉर 20,000 प्लस IGST 12% पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट हुई है, चेक से गुड परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, और IGST भी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST टू बैंक। तो इसकी एंट्री हम करेंगे कौन सी तारीख को 15 तारीख को, तो 15.9 को हम एंट्री करेंगे बाय परचेजेज अकाउंट, कितना की भैया करी हमने 20,000 बैंक में लिखेंगे क्योंकि बैंक से पैसा गया, और 15.9 को ही बाय इनपुट IGST अकाउंट हम लिखेंगे कितना 2,400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट का हमने पैसा दिया तो वो भी यही आएगा, मतलब क्रेडिट साइड ही आएगा कि कौन सी तारीख को 20 तारीख को 20.9 को बाय रेंट आएगा, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुई होगी, और रेंट का कितना पैसा है, रेंट का पैसा है 5,000 रुपए,
5,000 रुपए। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला? ड्राइंग्स, मतलब ये हमारी बेसिकली ड्राइंग्स ही हो गई ना, पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए ओनर ने, तो ये ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स 4,000 की ड्राइंग्स है 25 तारीख को, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,000। चलो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है 30 सितंबर को, सैलरी पेड। तो क्या हम यहाँ जगह मेरे पास बची नहीं है, क्या करूं? इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, नॉट डिपॉजिटेड को नॉट डिपॉजिटेड। हाँ 30.9 को 30 सितंबर को एंट्री हुई है बाय सैलरी अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी जी? 28,000 है, नहीं 10,000 रुपए गए। अच्छा ओहो, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज था, तो ये 4,000 कैश में नहीं लिखा जाएगा, ये बैंक में लिखा जाएगा कि ड्रू फ्रॉम बैंक थे, बैंक अकाउंट कम होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, आपको लगे हाथ बैलेंसिंग करके भी दिखाई देता हूं। तो ऊपर वाला एक पॉइंट में मिटा रहा हूं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरे को नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कोई इश्यू वाली बात होगी। बैलेंस करके देखते हैं, पहले तो दोनों साइड का टोटल करते हैं। वैसे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं, देखो इधर 35 और 20 मिलके 55 हो गए, 55,000, और यहाँ पे अकेला 40,000 है, तो मतलब ये साइड तो ज्यादा आएगी। और मैंने क्या बोला था, जो साइड ज्यादा है उसका टोटल लिख लिया करो। तो क्योंकि ये साइड ज्यादा है और इसका टोटल है 61,400, तो हमने वो टोटल यहाँ लिख लिया, डबल लाइन लगा दी बैंक कॉलम में, और सेम 61,400 हमने यहाँ भी लिख लिया। अब 40,000 इसमें से ऑलरेडी है, तो डिफरेंस की फिगर कितनी आई? 21,400। ये है हमारा डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस आता है टू बैलेंस कैरीड डाउन, सबसे लास्ट तारीख ऑफ द महीना, इज 30 सितंबर। 30 सितंबर को हमने ये बनाया। और वैसे मैं जब बात बताऊं, कैश बुक मेजरली एक ही महीने की बनती है, तो साल की स्टार्टिंग में बैलेंस दिया होगा तो वो जनरली ओपनिंग बैलेंस होगा, और साल की एंड में महीने की एंड में तुम्हें ये करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलो बैंक अकाउंट की तो बैलेंसिंग हो गई, कैश अकाउंट पे आते हैं। देखो 70,000 यहाँ है, और यहाँ मेरे को नहीं लगता 40 + 10 50 होता है, 50 + 5 55, और 2 57,000 है, और यहाँ पे अकेला ही 70,000 है, तो मतलब ये साइड ज्यादा आने वाली है। इस साइड का टोटल करो आएगा 85,900। मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, बुक में से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं फालतू में करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर आता है, हमने वही चीज यहाँ लिख ली 85,900, और यहाँ पे हमारा कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी। कितनी फिगर आएगी? 28,000 कितना 300, नहीं गलत है, रुक जाओ, इसमें गलत है। हमारे यहाँ पे 57 हमने निकाली थी ना, 57, तो 85,900 वेट, हाँ सही है, 85,900 माइनस 57,000 आता है 28,900। 28,900 मैं वही कहूँ ना, 300 के लिए प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा बुक में। 28,900 बैलेंसिंग अमाउंट आ गई, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30th 9 को। और ये भी मिटा देता हूं, चलो मैं जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री वाला पॉइंट भी मैंने मिटा दिया, और डिस्काउंट वाला पॉइंट भी मैंने मिटा दिया। इलस्ट्रेशन 7 तो हम कर ही रहे हैं, तो उसकी तो जरूरत है ही नहीं। अब हम इस अकाउंट को अगले महीने पे लेके जाएंगे, और अगले महीने पे लेके जाने के बाद ये अकाउंट हो जाएंगे रिवर्स, मतलब ये बैलेंसेस हो जाएंगे रिवर्स। तो ये डबल लाइन के जैसे ही नीचे बैलेंस उतरा, तो ये क्रेडिट साइड में जो था ये डेबिट साइड में आ जाएगा। 1 अक्टूबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,900, कैश का बैलेंस था ना, और ये बैंक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू के, मतलब डबल लाइन के नीचे उतर के इस साइड आ जाएगा 1.10 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D
कितना बैलेंस था जी? 21,400। ऐसे आपको एक लेजर भी बनेगा। मैंने आपको और कैश बुक की भी पोस्टिंग बता दी, बैलेंस करना सिखा दिया, सब कुछ मैनुअली तुम्हारे सामने अभी करके दिखाया। विद दैट हमारी इस स्लाइड का काम होता है खत्म। फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह रहा है और वी विल फिनिश द चैप्टर। अगली स्लाइड पे आ चुके हैं, लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है पेटी कैश बुक। कैश बुक अभी हमने देखा लेजर जैसा होता है, ये पेटी कैश बुक कौन सी नई चिड़िया है? तो सुनो, कैश बुक हमने देखा एक महीने का बना, हर बार महीने की स्टार्टिंग दे रखी थी और हमें एंड तक का डाटा दे रखा था। पेटी कैश बुक या तो एक दिन का बनता है या एक हफ्ते का बनता है। मतलब कैश बुक से भी छोटी अगर कोई आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो वो पेटी कैश बुक है। ये तब बनता है जब आपके एक दिन में या एक हफ्ते में कई सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएं कैश की, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये पेटी कैश बुक बनाई जाती है। बहुत छोटी छोटी इसमें अमाउंट्स होती हैं, ज्यादा बड़ी अमाउंट्स होती नहीं है। इसी वजह से इसका डिजाइन भी अगर आप देखो, फॉर्मेट भी देखो, तो अब तक का सबसे खतरनाक सा दिखने वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि पेटी कैश बुक दो टाइप की होती है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ऊपर वाला सिंपल पेटी कैश बुक का मॉडल है, मतलब फॉर्मेट है, नीचे वाला एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले आता है अमाउंट, इधर भी अमाउंट, ठीक है सर, समझ में आता है। पर्टिकुलर्स एक ही है, डेट एक ही है। सर इसमें डेबिट क्रेडिट जैसा कुछ नहीं होता? जी नहीं, इसमें डेबिट क्रेडिट जैसा कुछ नहीं होता है। जो पैसे मिलते हैं, देखो बेसिकली होता क्या ना कि एक मैनेजर को, जो बिजनेस का ओनर होता है, वो मैनेजर को 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाउंट दे देता है, मान लो 1,000 रुपए दे देता है और बोलता है कि इन 1,000 रुपए तुम्हें आज का खर्चा इस 1,000 रुपए में से मैनेज करना है। जितने पैसे बचेंगे उसका हम सेटलमेंट कर लेंगे कल वाले 1,000 रुपए के साथ। मान लो आज 1,000 में से सिर्फ 800 ही रुपए खर्च हुए, तो 200 रुपए हम कल 1,000 में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब कल मैं तुम्हें 1,000 देने की बजाय 800 रुपए दूंगा। तो ओनर मैनेजर को रोज एक अमाउंट देता है और उस अमाउंट का मैनेजर ये रिकॉर्ड रखता है कि कहां कहां खर्च हुए। इसी वजह से जो भी अमाउंट मैनेजर को मिलेगा वो तो एक ही बार मिलेगा, बरोबर जाएगा बहुत बार, मिलेगा सिर्फ एक बार। तो जो अमाउंट मिलता है वो इस साइड लिखा जाता है और जो वो पेमेंट करता है वो इस साइड लिखा जाता है। दोनों की ही पर्टिकुलर्स टू और बाय इधर और डेट एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और क्लियरली हम समझेंगे जब हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे आएंगे। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में यहां पे देखो रिसिप्ट्स का कॉलम, फिर है डेट, देन वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम ऐसे खाली छोड़े हैं। इसके ऊपर मैंने कोई हेडिंग नहीं डाली जानबूझ के। यहाँ पे लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, लेजर फोलियो और वाउचर नंबर, जो कॉलम्स खाली छोड़े हैं वो खाली मतलब ऐसे ही छोड़े हैं। लेजर फोलियो 2 बार है, इधर भी, तो ये लेजर फोलियो है जो अमाउंट मिली है उसके लिए, और ये लेजर फोलियो है जो अमाउंट दी है उसके लिए। कैश बुक फोलियो में सिर्फ ये वाली अमाउंट होती है, इसका कोई कैश बुक नहीं बनता है। कैश बुक फोलियो में ये अमाउंट नहीं जाती है, सिर्फ यही अमाउंट रिकॉर्ड होती है, इसलिए कैश बुक फोलियो का सिर्फ यही है। यहाँ पे वाउचर नंबर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कहीं भी खर्चा होगा तो बिल मिलेगा ना खर्चे का, तो वो बिल नंबर, वाउचर नंबर यहाँ लिखा जाता है। खैर हमें क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी नहीं दिया होगा। इधर आते हैं, इधर रेसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, और ये खाली कॉलम क्यों है सर, इस पे कुछ लिखा क्यों नहीं है? तो सुनो, एक दिन में या एक हफ्ते में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार होते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक इसका नाम इसीलिए कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सबके तुम कॉलम बनाओ। तुम्हारी स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, स्टेशनरी का कॉलम, प्रिंटिंग पे खर्चा हुआ, प्रिंटिंग का कॉलम, कन्वीनियंस पे खर्चा हुआ, कन्वीनियंस का कॉलम, कार्टेज पे खर्चा हुआ, कार्टेज पे कॉलम, फ्राइट का खर्चा हुआ, फ्राइट का कॉलम, जितने भी खर्चे हुए उन सबका एक एक अकाउंट बनाओ। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं लिखा। खर्चे ज्यादा होंगे तो ज्यादा कॉलम बनेंगे, खर्चे कम होंगे तो कम कॉलम बनेंगे। खतरनाक सा दिखने वाला एक इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं और फिर इसको खत्म करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या है? रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, 14 ही है ना? हाँ सुनो, इलस्ट्रेशन 14 क्या है? रिसीव्ड फॉर पेटी कैश बुक, पैसे मिले कितने? 10,000 रुपए मिले। तो इसकी हम एंट्री क्या कैसे करेंगे? इसकी हम एंट्री करेंगे कौन सी तारीख को मिले भैया? जनवरी 1 को मिले। तो डेट में लिखेंगे जनवरी 1 2019। 2019 यहाँ लिखा जाता है टॉप पे, हमेशा कहीं भी 2019 ऊपर लिखा जाएगा और उसके बाद जनवरी 1, जनवरी 2, फरवरी, मार्च ऐसे लिखो, और फिर जब साल चेंज करना हो तब बीच में एक बार 2020 लिख दो। तो जनवरी 1, वाउचर नंबर कुछ होता नहीं है, 2
क्योंकि कैश बुक से पैसा गया होगा तभी तो यहाँ आया, कैश बुक से गया तब यहाँ आया। तो कैश बुक में क्या एंट्री होगी? 2, क्योंकि माइनस की साइड, क्रेडिट हुई नहीं कैश बुक, तो वो 2 क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट या कैश बुक। 2 कैश अकाउंट करके 10,000 रुपए लिखे जाएगा इधर, क्योंकि हमें कितना रेसिप्ट हुआ है, बरोबर। ठीक है, उसके बाद वाउचर नंबर चलो खाली छोड़ देते हैं। पहला खर्चा लिखा है पेड मेट्रो फेयर ₹50। मेट्रो फेयर, अब ऐसा नहीं है कि मेट्रो फेयर, रिक्शा फेयर, ऑटो फेयर लिखा है तो उस सबका अलग अलग अकाउंट बनाओगे। समझ में आ गया? मेट्रो फेयर मतलब आने जाने पे खर्चा, ट्रेवलिंग पे खर्चा, तो इसका बाय कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस, हाँ मैं तो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देख रहा था, कन्वेंस अकाउंट बनता है। वो कन्वेंस अकाउंट आप बनाओगे कैसे करके? बाय कन्वेंस, आई नो आई एम साउंडिंग लिटिल फनी, कन्वेंस अकाउंट कितना पैसा खर्च हुआ? 50 रुपए, और यहां हमने कॉलम बना दिया कन्वेंस का और यहां लिख दिया हमने 50 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है पेड कार्टेज, कार्टेज है तो बाय कार्टेज कितना रुपए पे किया भैया? 250 रुपए, और यहाँ पे अकाउंट कॉलम बना दिया कार्टेज का 250 रुपए। डेट क्या थी? 2/2, दोनों 2/2 जनवरी, तो जनवरी 2। डेट में आगे के एंट्रीज में नहीं लिखूं तो समझ तो गए होंगे ना, जो डेट दी है वो लिखा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी एंट्री तो मैं सिर्फ पोस्ट करना सिखा रहा हूं मैं। उसके बाद है पेड फॉर पोस्टेज, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पोस्टेज अकाउंट, बाय पोस्टेज अकाउंट कितना रुपया दिया पोस्टेज के लिए? पोस्टेज के लिए पैसा दिया 500 रुपए, तो 500 रुपए, और यहाँ पे बन गया पोस्टेज का कॉलम 500 रुपए। एंट्रीज थोड़ी सी काट देते हैं, चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। मतलब कौन सा बनाए? अगली एंट्री है कन्वेंस की, अगली एंट्री उठाते हैं। कन्वेंस की अगली एंट्री है ऑटो चार्जेस, जनवरी 4 को पेड ऑटो चार्जेस 200 रुपए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो क्या लिखोगे? फिर से बाय कन्वेंस, मैं भी एग्जांपल दे ही रहा था कि ऑटो रिक्शा अलग आए तो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाया, 200 रुपए, और इसी के नीचे 200 लिख दिया। फिर आता है पेड स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना? 400 रुपए खर्च किए, तो बाय स्टेशनरी कितना? 400 रुपए, और स्टेशनरी का दूसरा कॉलम बना दिया। तो ऐसे समझ गए, जो जो भी दिया होगा वो लिखते जाओ और उसके कॉलम बनाते जाओ। एंड में क्या होगा? एंड में मान लो पूरा ये खत्म हो गया, एक हफ्ते का, एक दिन का जो भी काम था, एक दिन का तो नहीं है खैर, इसमें एक हफ्ते का काम है, तो एक हफ्ते का काम खत्म हो गया और हमारा टोटल। अब व्हाट विल यू डू? आप सारे अकाउंट का यहां पे करोगे टोटल। व्हाट विल यू डू? यू विल डू दी टोटल। टोटल करने का मतलब है, सर समझो टोटल करने का क्या मतलब है? टोटल करने का ये मतलब है कि एक तो आप इंडिविजुअल कॉलम्स में भी टोटल करोगे, मतलब इन सब के भी टोटल करोगे, और ये टोटल पेमेंट वाले का भी टोटल करोगे। तो इसका टोटल करते हैं, ये आ गया 250, इसका भी आ गया 250, इसका आ गया 500, इसका आ गया 400। तो लेट्स डू अ थिंग, 10,000 तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कितना करें? 3,000 कर लेते हैं, चलो ठीक है। 3,000 मिले एंड दिस ऑल हैपेंड, इसका टोटल मिला और फिर हमने इन सब का टोटल किया, या फिर बेसिकली इसका टोटल कर लो या इन सब का टोटल कर लो, बात तो एक ही है। इन सब का टोटल 250 प्लस 250 आया 500, 500 प्लस 500 1000, 1400 रुपए आया हमारा। 1400 रुपीज इज दी टोटल पेमेंट मेड। अभी इसका कुछ नहीं करना, 1400 रुपीज इज द टोटल पेमेंट मेड, अभी इसका कुछ नहीं करना। 2000 करते हैं यहाँ पे। 1400 रुपीज इज दी टोटल पेमेंट। 600 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, तो वो 600 हमने लिख दिए यहाँ पे। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे आप 2000 लिखोगे और यहाँ पे भी आप एक कॉलम बना के ऐसे करके, यहाँ डेट में क्यों बना दिया मैंने, 2000 लिखोगे। बेसिकली जैसे आप अकाउंट को बंद करते हो वैसे अकाउंट को बंद कर दे हो, दोनों साइड टोटल लिख के। तो ये साइड का टोटल लिखा, डेट में क्यों लिख रहा हूं? वाई एम राइटिंग इट ऑन डेट कॉलम, इधर 2000, तो इधर का भी टोटल किया, इधर का भी, मतलब रिसिप्ट्स का भी टोटल किया, पेमेंट का भी टोटल किया। ऑब्वियसली पेमेंट कम हुई होगी, कुछ बैलेंस बचा होगा, वो बैलेंस आप किस नाम से लिखोगे? आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 600 रुपीज। 1400 तो खर्च होगा, 600 रुपीज। अब फिर उसके बाद
डबल लाइन के नीचे जाते ही ये रिवर्स हो जाएगा सारी चीजें, और ये बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये 600 रुपीज घूम के आ जाएगा इस साइड 600, और फिर आप मैनेजर को उसको बताओगे, ओनर को, कि सर 2000 रुपए दिए थे, उसमें से 1400 खर्च हो गए, 600 बचे हैं। कहेगा रखो अपने पास, अगले हफ्ते में मैं 1400 रुपए दे देता हूं। तो 1400 रुपए अगले हफ्ते आए, फिर वही टू कैश अकाउंट पैसा आएगा कितना, 1400, 2000 रुपए फिर यहाँ पूरे हो गए, एंड देन साइकिल फिर से चलेगी, सारे खर्चे होंगे और इन्हीं कॉलम में आप लिखते जाएंगे। तो ऐसे एनालिटिकल कैश बुक बनती है, और इसी तरीके से आपका एक पेटी कैश बुक भी तैयार होती है। ये ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, मेजरली ये आती है, इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाई है। विद दिस वी कम टू एन एंड विद आवर चैप्टर कैश बुक, एंड ऑल्सो द वीडियो ऑफ टुडे, मतलब अब आज की जो हमारा काम था, क्योंकि आज 5वें दिन 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप अकाउंट्स आज तो नहीं पढ़ोगे, खैर। विद दैट सेड, let's bid goodbye to each other, and that's all for today. Thank you and have a nice day.